नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की खास सीरीज तजुर्बा में। आज तजुर्बा के 21 एपिसोड पूरे होने को जा रहे हैं, यानी कि सीजन 1 पूरा समाप्त। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे आज के सीजन के आखिरी एपिसोड में हमारे आज के जो गेस्ट हैं, मीडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो मीडिया जगत में। अगर मैं कहूँ मीडिया गुरु, और मैं कहूँ कि अगर मीडिया के बच्चों को अब अगर मीडिया की लाइन में आने से पहले कुछ सीखना हो और वो इन गेस्ट को पढ़ लें, इनकी लाइफस्टाइल को जान लें, तो उनकी राहें बहुत आसान हो जाएंगी। केजी सुरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका, पीटीआई से स्टार्ट करना, माखनलाल चतुर्वेदी के वाइस चांसलर बनना यूनिवर्सिटी के, इतना लंबा सफ़र आपका कैसा रहा आपका अब तक का तजुर्बा? देखिए, मैं तो अपने आप को आज भी मीडिया का विद्यार्थी मानता हूँ। जी। लेकिन मेरा एक जिद था कि मैं मीडिया के हर आयाम को समझूंगा, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा। तो मैंने प्रिंट में भी काम किया, इलेक्ट्रॉनिक में भी काम किया, डिजिटल में भी काम किया, और उसके बाद मैंने जनसंपर्क में भी काम किया, पब्लिक रिलेशंस में। मैं दालमिया ग्रुप्स का मीडिया एडवाइज़र था, ग्रुप मीडिया एडवाइज़र रहा हूँ। और मैंने जो है उसके बाद मुझे लगा कि मीडिया शिक्षा में जाना चाहिए। मीडिया शिक्षा में भी मैं कई वर्षों से 1998 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ और कई प्रक्रियाओं से गुजरा हूँ। और बाद में उसका अगला स्टेप था मीडिया मैनेजमेंट, यानी मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए मैं अभी 3 संस्थाओं में, आईआईएमसी में महानिदेशक के नाते, और यूपीएस में फाउंडर डीन के नाते स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया का, और उसके बाद माखनलाल विश्वविद्यालय में कुलपति के नाते मैंने काम किया। और मुझे लगता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब मीडिया का कौन सा आयाम छूट गया जिसको जो जी। है, और शायद मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन उसमें बहुत पैसे की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं। पीटीआई से आपने अपनी जर्नी शुरू करी, लेकिन उससे पहले आपको अंग्रेजी साहित्य में दिलचस्पी थी। फिर उसके बाद आप लेटर टू एडिटर लिखते थे, वो पब्लिश होना शुरू हुआ। क्या था मन में आपके बनना? नहीं, मैं हमेशा से पत्रकार बनना चाहता था। जी। मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, और वो चाहते थे कि मैं भी सरकारी सिस्टम में आऊँ। मैंने सरकारी जॉब भी किया, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। अगर उसमें कंटिन्यू होता तो आज किसी उच्च पद पर होता मैं। लेकिन मेरा एक जिद था कि मैं पत्रकारिता में आऊँगा। तो मैं जुनून के साथ, ये होता है कि कई लोग होते हैं कि भाई सिविल्स दे दिया, एग्जामिनेशन दे दिया, नहीं हो पाया तो पत्रकार बन गए। मेरा ऐसा नहीं था, या कोई और जॉब नहीं मिला तो पत्रकार बन गए। मेरा तो एक ही जिद पहले से, बचपन से रहा है कि मेरे को जर्नलिस्ट बनना है। और मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट बन ही नहीं पाया, मैं अभी तो कई हजार जर्नलिस्ट तैयार भी कर पाया जी। पिछले कई दशकों। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि आप एक मीडिया फैक्ट्री हैं। आपने कितने ही पीएचडी स्कॉलर्स को अपने साथ गाइड में रखा है, स्टूडेंट्स आपके अलग अलग जगह एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं। एक आपकी जब हम आपको रिसर्च करते हैं तो आपके बारे में पता चलता है कि जब आप पीटीआई में काम करते थे तो भुज में जब भूकंप आया था तब आपकी एक खबर थी जिसने अलग सुर्खियां बटोरी थी। उस खबर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जो आरएसएस वॉलंटियर्स को लेके आपने एक बनाई मैंने थी। 2-3 खबरें, मेरा जो है एक तो खैर सबसे बड़ी खबर थी जब तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। जब पाकिस्तान यात्रा पर गए, जी। तो उन्होंने जिन्ना के मज़ार पर कराची में उन्होंने एक बयान दिया। वो मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ था, वो जिससे पूरे भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जी। वो खबर मैंने ही ब्रेक किया था सबसे पहले, क्योंकि मज़ार के अंदर मैं था और मैं पीटीआई का संवाददाता था। तुरंत मैंने जो है उसको ब्रेक किया। उसका तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में चर्चा हुई। एक बड़ा खबर जो था वो चरखी दाड़दी में, यहाँ एक मिड एयर कोलिशन, जो भारत का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना इसको कहते हैं, वो हुई थी जब 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे। तो वो एक घटना मेरे को याद रहेगा। ऐसी ही 2 और घटनाएं गई थी उसी चरखी दादरी में रखकर। मैंने पहली बार देखा कि वहाँ जितने भी, वो सऊदी एयर और कजाक एयर, 2 हवाई जहाज में लोग हज यात्रा के लिए जा रहे थे, और दोनों के जब हवाई जहाज, अब जाहिर है कि इतने बड़े दुर्घटना से कोई भी पैसेंजर बच नहीं सकता, जी। और सारे पैसेंजर जब हज यात्रा के लिए जा रहे थे तो सारे के सारे जो है एक विशेष समाज से आते थे, मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते थे। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि वहाँ
भले वो उस दुर्घटना के शिकार मुसलमान समाज के मुस्लिम भाई हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि उस आधी रात में वहाँ गणवेश में स्वयंसेवक जो है वो सारे ऑपरेशंस में लगे हुए थे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई बचा ही नहीं जी लेकिन उनके शरीर को ससम्मान ताबूत तक तैयार करने का काम जो है आरएसएस के वर्कर्स ने किया। तो मुझे लगा कि यार ये खबर जानी चाहिए। कई लोगों ने कह दिया अरे उनका बायस रहा। मैंने कहा कि नहीं, आप हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को आरोप लगाते हैं कि ये जो है मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि सारे जितने भी उसमें हताहत हुए, मृत्यु हुई जिसकी, सब मुस्लिम, लेकिन उनके लिए ताबूत जिसने तैयार किया वो सारे आरएसएस के स्वयंसेवक। जी तो मुझे लगा कि ये दुनिया को ये खबर, ये चीजें बतानी चाहिए, और वो खबर बहुत देश में चर्चा में हुई। दूसरा, आपने जो गुजरात की बात कही, गुजरात का भूकंप पूरे विश्व में बहुत खतरनाक भूकंपों में 26 जनवरी के दिन हुआ था और हजारों मकान ढह गए थे, उसके नीचे लोग दब गए थे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान। मुझे याद है मैं कच्छ में गया था और बांस शरीर के जो बदबू है सड़े हुए शरीर के, वो वहां से बिल्कुल हम लोग पास नहीं जा पा रहे थे। रिश्तेदार कोई भी पास नहीं जा रहा था, यानी कि जिसके माँ बाप की मृत्यु हुई, जिसके बच्चों की मृत्यु हुई, वो उस मलबे में से जो है अपने प्रियजनों का शरीर निकालने के लिए जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना बुरा हाल था। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में मैंने देखा आरएसएस के स्वयंसेवकों को जो गणवेश पहन के स्ट्रेचर लेकर वहां अपने हाथों से वो जो शरीर जो दबे पड़े हुए थे मलबे के नीचे, उनको सम्मान सहित उनको उठा के रख रहे थे। ज्यादा लोग तो बच नहीं पाए जो मलबे के नीचे थे, लेकिन उनको ससम्मान उनको लेना, और वो मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि जब अपने सगे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, उस दुर्गंध से दूर बैठे हुए थे, तब बगैर किसी संकोच के निस्वार्थ भावना के साथ ये स्वयंसेवक जो है वहां जाके काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हम हमेशा मीडिया में आरएसएस को एक राजनीति से जोड़कर एक नकारात्मक चित्रण करते हैं, लेकिन ये जो पहलू है, चाहे कहीं बाढ़ आए, कहीं सूखा पड़े, कहीं कोई आपत्ति आए, कोई दुर्घटना घटे, हर जगह आपको संघ के स्वयंसेवक दिखेंगे सबसे आगे। तो अभी वायनाड में भी जो दुर्घटना हुई थी, कहीं भी देखेंगे तो वो दिखेंगे। तो क्या ये बताना नहीं चाहिए दुनिया को? बिल्कुल। सिर्फ इसलिए मैं चुप रहूं क्योंकि वो आरएसएस के हैं? तो मुझे लगा कि नहीं, एक पत्रकार के, एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते मुझे ये बात भी बताना चाहिए, और मैंने बताया, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, उसके पूरे देश में चर्चा हुई, और मुझे अच्छा लगा कि वो एक आरएसएस का जो सेवा प्रकल्प है, चाहे वो एकल विद्यालय हो, चाहे वो सेवा भारती हो, दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ सेवा का काम चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बारे में बताने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ी संस्था है जी। तो उसके जो सकारात्मक पहलू भी है, तो उसके बारे में लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने जो है उन बातों को सार्वजनिक किया और लोगों के सामने रखा। सर, जैसे आपने तो मीडिया इंडस्ट्रीज में काम करा है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, दूरदर्शन में भी आपने बहुत काम किया। ऐसा बहुत बार हम सुनते हैं पत्रकारिता के छात्रों के नाते कि एक पत्रकार अगर निष्पक्ष होना भी चाहता है तो लेकिन उसे अपने संस्थान जिसमें वो काम कर रहा है उसके दायरों में काम करना होता है। ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जैसे जिन्होंने आज तक जी न्यूज़ में काम किया, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी बात शेयर करी कि मैं निष्पक्ष होना चाहता हूं, लेकिन जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं उनकी कुछ बाउंडेशन से अगर मैं उनसे अलग चलता हूं तो फिर मुझे अपनी नौकरी से हाथ छोड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ है? हाँ, ये इसलिए है, कुछ तो राजनीतिक लॉयल्टीज होते हैं। कुछ लोग जो मीडिया के मालिक हैं वो किसी राजनीतिक दल विशेष या विचार विशेष से जुड़े हुए हैं, वो वामपंथी हो सकते हैं, दक्षिणपंथी हो सकते हैं। जी। दूसरा, एक बाजार की एक मजबूरी है। जब आप बाजार में हैं
तो आपको कुछ लोगों को नाराज करना ठीक नहीं है, कुछ लोगों को खुश करना जरूरी है। तो उसके बाउंडेशंस के चलते अब पहले किसी ज़माने में जब हम लोग मीडिया में जी। जब काम करते थे तो हमें बताया जाता था, एक शब्द का प्रयोग होता था, होली काउस, यानी कि ये लोग कितना भी गलत करें इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। जी। वो हर अखबार में होता था वो कि भाई ये मालिकों में ये एक है या शेयर होल्डर में है, इनके बारे में नहीं बोलना है, इनके जी। बारे में। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। तो वो निष्पक्षता तो देखिए, लेकिन ओवरऑल क्या मुझे कवर स्टोरी करने दिया जा रहा है या नहीं जो जनहित में है, वो मुझे देखना चाहिए। हर संस्था का अपना एक, लेकिन कुछ कुछ संस्थाएं आपने जैसे कहा खुलकर राजनीतिक एक पक्ष को लेकर चलते हैं। तो ये तो आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है वहां नौकरी करने के लिए। आप अपने स्वेच्छा से आप जाके एक चैनल को, ये जानते हुए कि एक चैनल या अखबार का क्या विचारधारा है, और फिर आप कहोगे कि नहीं वो मुझे परेशान कर रहे हैं या मुझे स्टोरी नहीं करने दे रहे हैं। तो हर चैनल का अपना एक सोच है जिसको हम एडिटोरियल कहते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही है। तो कुछ अखबारों को माना जाता कि ये वामपंथी अखबार है जी। कुछ लोगों को माना जाता था कि ये फलान पार्टी के पक्षधर हैं। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये अब चैनलों के बारे में बताया जाता है। तो मैं समझता हूं कि निष्पक्षता नामक कुछ नहीं है। ये सवाल ये है कि क्या जनहित में आप उन सवालों को उठा पाते हैं या नहीं। आपके हिसाब से करना है तो आज लोकतांत्रिकरण मीडिया का हो गया है। आप अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, अपना पॉडकास्ट चला सकते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अब अपनी जॉब क्विट करके अपने अपने चैनल्स शुरू कर लिए हैं। स्वतंत्रता आपके, लेकिन आप किसी भी संस्था में काम करेंगे तो एक संस्था का अनुशासन होता है, एक संस्था का एक नियम होता है, संस्था की एक नीति होती है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। सर, एज अ मीडिया पर्सन आपने फील्ड में भी काम किया और फिर आप एजुकेशन फील्ड में भी आए, आप वाइस चांसलर रहे एक यूनिवर्सिटी के। क्या फ़र्क पड़ जाता है कि जब एक मीडिया का पर्सन जब किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो उन बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद हो जाते हैं? क्योंकि आपको तो पता है कि इन चीज़ों की बारीकियां अगर बच्चे सीख लेंगे तो उनका आगे भविष्य उज्जवल है। सबसे बड़ा फ़र्क मैंने जो देखा, बाकी तो जितना काम किया वो तो खैर सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, लेकिन मैंने जो है वाइस चांसलर के कमरे सबके लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार सभी से मिलता है। मेरे यहाँ ऐसे विद्यार्थी थे जो कहते थे कि वो दूसरे विश्वविद्यालयों से आए थे, उन्होंने कह दिया हमने 3-3 साल विश्वविद्यालयों में पढ़ा है, कभी हमने चेहरा नहीं देखा वाइस चांसलर का। लेकिन मेरे यहाँ रात को 9 बजे भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मुझसे आके मिल सकते थे। मैं उनके साथ होली दिवाली मनाता था, मैं उनके साथ जो है, तो मेरा उनके साथ एक अलग किस्म का रिश्ता था। तो ये मेरा एक कन्वेंशनल वीसी से मैं हटके, इसलिए कई लोग कहते थे कि भाई एक होता है यूनिवर्सिटी का वीसी और एक होता है स्टूडेंट्स वीसी। सर स्टूडेंट्स वीसी है, क्योंकि सर विद्यार्थियों के लिए हमेशा उपलब्ध होते थे। मैं हॉस्टल में उनके साथ खाना खाता था, जब मैं आईएमसी में डीजी भी था तब भी मैं बच्चों के साथ जाके खाना खाता था। लंच टाइम में मैं अचानक पहुंच जाता था और उनके साथ खाना के खाता था। तो ये एक बड़ा फर्क था। दूसरा, इंडस्ट्री से आने की वजह से हमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों की समझ बेहतर है। एक एकेडमिशियन भी अच्छे वीसी होते हैं, लेकिन एकेडमिशियन से जो इंडस्ट्री, खासकर मीडिया जैसे क्षेत्र में, आपको इंडस्ट्री का समझ, क्या बदलाव हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है और किस तरह की मैन पावर या मानव संसाधन की आवश्यकता है, ये एक इंडस्ट्री का व्यक्ति बेहतर समझ सकता है। तो मैंने उसके अनुसार विद्यार्थियों को ढालने का प्रयास किया, प्रायोगिक प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया। तीसरा, हमारा नेटवर्क बड़ा होता है, हम पत्रकारों का नेटवर्क पूरे देश विदेश में होता है। बिल्कुल। तो मेरा नेटवर्क का लाभ तो मुझे तो कोई लाभ लेना नहीं है, वो सारा लाभ मैंने विश्वविद्यालय को, जितने बड़े लोगों से मैं परिचित था उन सबको मैं लेकर विश्वविद्यालय में लेकर आया। मैंने कहा कि भाई मेरे लिए आप इतना कर दो, आप मेरे विश्वविद्यालय में आ जाओ, हमारे बच्चों को संबोधित करो। तो देश के बेहतरीन फिल्म मेकर्स, मैं अक्षय कुमार से लेकर मैं उन सब लोगों को लेकर आया, चित्र भारती फिल्म महोत्सव से भी जुड़ा सब हुआ। तो इस तरीके से मैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सिनेमा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, जितने दिग्गज थे उन सबको मैं लेकर आ पाया। तो मेरे कॉन्टेक्ट्स ने काम किया। तो पत्रकार होने का एक लोकतांत्रिक हमारा आउटलुक होता है
तो मैं उस लोकतांत्रिकरण को मैं मजबूत कर पाया विश्वविद्यालय में। जी और मुझे लगता है कि और हम लोगों को सभी विषयों का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होता है पत्रकारों को। जी तो इसलिए हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि एक कुएं के मेंढक नहीं होते हैं, हम समुद्र के मेंढक होते जी हैं। तो हम लोगों को एक ओवरऑल ओवरव्यू है, 360 डिग्री व्यू है सभी के बारे में। तो हम कि कोई भी विषय होता था तो उसके बारे में भले हम जानकार नहीं थे, हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बारे में एक आइडिया जरूर होता था। जी सर, वैसे तो आप स्वयं में मीडिया के खुद संस्थान हैं। अंत में क्योंकि समय की भी गरिमा है, अंत में एक सवाल आपसे सिर्फ ये कि जो बच्चे विद्यार्थी मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, किन चीज़ों पे वो ध्यान रखें, क्या क्या कार्य करें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके? 3-4 बातें हैं। जी और मुख्य रूप से एक, उनको अपनी भाषा पर जोर देना है, भाषा को मजबूत करना है, बेहतर बनाना है, साहित्य का अवलोकन करना है। दूसरी बात, मेहनत से भागना नहीं है, मतलब मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, जितना पढ़ सकते हो, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो, ज्ञान को अर्जित करना है। चौथा, जहां जहां जा सकते हो जाओ, घूमो, जिन जिन से मिल सकते हो मिलो, जी क्योंकि जितना व्यापक आपका संपर्क है उतना समृद्ध आपकी पत्रकारिता रहेगी। जी ये है। और आखिर में अपना एक विशेषज्ञता स्थापित करो, किसी एक विषय का मास्टर बनो और उस विषय पर काम करो ताकि आपकी अपनी एक अलग पहचान बने। ये 4-5 बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय में देने के लिए। तजुर्बा के इस पहले सीजन का आज अंतिम पड़ाव है। आपने हमें तजुर्बा को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वाईएमसी संचार। मैं हेमंत शर्मा। जय हिंद।